कोई व्यक्ति थोड़ा सा नाइव ही होगा, थोड़ा मासूम और जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल पॉलिटिक्स को ना जानने वाला होगा, जो ये बातें ना जाने, जो ये बातें ना माने भी। और पर हमको इस बात को समझना होगा, मुंबई के एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे और उन्होंने बहुत बढ़िया किताबें लिखी, उनमें से एक किताब थी वी द पीपल, नानी फाल्केवालीजा की बात कर रहा हूं मैं। और उन्होंने एक कोट दिया था और शायद उस कोट को रिट्रेट किया था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो बीजेपी के साथ अभी इस वक्त दूसरी बात हो रही है, भले ईडी या कोई भी चीज उनके साथ हो, बीजेपी उस सारी चीजों का लेवरेज कर रही है। एक बहुत बड़े पत्रकार शेखर गुप्ता जी ने अभी अपने यूट्यूब के एक शो में एक बात कहा कि आजकल जैसे 1980 के दशक में फाइनेंस में लेवरेज बाय आउट होता था कि आपके पास कुछ नहीं है, आपने कंपनी जो कमाती है उसके चलते उससे आप इंटरेस्ट दे दोगे और बैंकों से पैसा लेके आप कंपनियों का अधिग्रहण करने लगे। तो शेखर जी का ये कहना था कि अब बैंक हो गया ईडी और ईडी की मदद से आप पॉलिटिशियंस और लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का अधिग्रहण करने में लगी हुई है बीजेपी। ये तमाम अपन मेटाफर्स यूज कर सकते हैं, एनालॉजीज यूज कर सकते हैं, पर इसके पीछे का राज क्या है वो जानने की अगर अपन थोड़ी सी कोशिश करें तो बीजेपी ने एक नया आयाम पॉलिटिक्स को दिया है। मैं कुछ दिनों से यूपी इलेक्शन के बाद से ये बात कह रहा हूं और यूपी इलेक्शन में उनकी बहुत बड़ी जीत 255 सीट लाने से नहीं हुई, उत्तर प्रदेश को पाने से नहीं हुई, पर उनकी जो पॉलिटिकल सोच और पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन है उसकी बहुत बड़ी जीत है। इसको समझने के लिए हमको उनकी विचारधारा, उनके काम करने का तरीका समझना पड़ेगा। और मैं आपके मंच से ये बात कहना चाहूंगा कि आपके दर्शकों को भी, कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उनके काम करने को ढंग को समझना नहीं चाहती या समझ नहीं पा रही हैं। अगर समझ नहीं पा रही हैं तो मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी गलती है पॉलिटिकल पार्टीज की, पर समझना नहीं चाहती हैं, ये लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक है। बीजेपी ईडी का यूज करती है। एक एफबीआई के डायरेक्टर हुए थे विनीता जी, वो 7 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किए थे। अब उनके देश में ईडी जैसी उस वक्त संस्था नहीं थी, पर सीआईए हुआ करती थी। सीआईए दूसरे बाहर के राष्ट्रों की सरकार गिराती थी और एफबीआई के वो डायरेक्टर अंदर की सरकारों के प्रेसिडेंट्स के साथ खेल करते थे। वो हर किसी को वायर टैप कर लेते थे। अब मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका, उनके पीछे हॉलीवुड में एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी है। तो बीजेपी का जो सोच है, बीजेपी का जो थिंक टैंक है, वो इस तरीके से काम करता है। कभी भूतपूर्व में इंदिरा जी ने भी कुछ इस तरीके की हरकतें की थी, पर इस पैमाने पर कांग्रेस पार्टी या इंदिरा जी ने नहीं किया था। पर बीजेपी ने सारी चीज को आज की तारीख में, मैं देश में नहीं कहूंगा, संसार में इसको अपॉजी पे ला दिया है, अपनी जिसको कहते हैं चरम पे है। बीजेपी एक 360 डिग्री पॉलिटिकल पार्टी है, हर तरफ की चीज को यूज करती है और हर संसाधन का यूज करती है। ईडी का यूज अभी देखने को मिल रहा है। अब 2 साल बाद ये ना सोचें कि कोई नई एजेंसी आ जाएगी होमलैंड सिक्योरिटी की तरह और उन चीजों का भी यूज किया जाएगा। उनके पास सबकी फाइल है और सबको वो बिल्कुल जो बातें अभिलाष जी ने की, बिल्कुल सबको, मैं सोचता हूं जो भी पॉलिटिक्स में थोड़ी रुचि रखता है उनको ये सारी बातों का ज्ञान है। उसको ज्ञान को लोकतंत्र में सार्वजनिक ना किया जाए, इसलिए वो जो मीडिया दिल्ली में बैठी हुई है, वो मीडिया इस बात को कभी नहीं कहती है। वो ये कहती है अरे नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, एकनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं और वो अब सब कुछ खत्म कर देंगे। जैसी एक बात है कि शिवसेना खत्म हो गई। तो पहली ये बात है कि बीजेपी ने ना आज ये काम शुरू किया है। बीजेपी 2014, 12, 13 से और नरेंद्र मोदी जी और दूसरे बड़े नेताओं की अगुवाई में, क्योंकि वो लोग 360 डिग्री पॉलिटिशियंस हैं, 24 आवर पॉलिटिशियंस हैं, वो लोकतंत्र को समझते हैं, वही जानते हैं, वही आपको भी जनवाएंगे, हम सबको वही जनवाएंगे। वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है, ये बात हमको मान लेना पड़ेगी। अब वो गलत है या सही है ये आने वाला वक्त बताएगा। पर जो लोग इस पॉलिटिकल पार्टीज और जो पॉलिटिकल लोग इसके भागीदार हैं, क्या वो इतनी चीज नहीं सीख पाते हैं जो अभिलाष जी, मैं, आप, सुरेंद्र जी, अजय जी और जो दूसरे सारे यूट्यूब के माध्यम से जो सारे पत्रकार सच्चाई को बखान करने में लगे हैं, क्या नेता ये नहीं समझते हैं कि हमको हमारा रोल क्या करना है? ये चीज रुकेगी कहां जाके? अगर ये चीज रुकेगी नहीं तो हम सबको अभी ये जो देखने को मिल रहा है ये बहुत छोटा ट्रेलर साबित होगा। इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी अघोषित रूप से इस देश में है, आगे भी रहेगी। अब बात आती है ईडी की। आप एकनाथ शिंदे जी या उनके फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए जो भी हैं, विनीता जी और आपके दर्शक ये जानते हैं कि जब हम 10, 12, 20 हजार स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, महाबलेश्वर में हमारे पास घर है, बड़ी अच्छा समुद्र का बीच का फ्रंट है हमारे घर का, और फिर हम काल कोठरी में बैठेंगे या हम जेल जाएंगे, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग ईडी को इतना, आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं जानता हूं एकनाथ शिंदे जी ने क्या बोला था, और आज वही एकनाथ शिंदे जी पर कितने लोग इस बात को जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जी ने क्या बोला था।
देवेंद्र फडणवीस जी भले ही मुख्यमंत्री बने, पर उनकी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी सरकार को तोड़ सके या गिरा सके। ये सब ऊपर से होता है और बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि बार बार ये बात लाई जा रही है कि विपक्ष को आर्थिक रूप से सुखा दिया गया है। अरे विपक्ष आर्थिक रूप से सूखा है। मैं आपको फिर मैथमेटिकली बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति के पास सूखा नहीं और जो गीला है, शरद पवार जी को भी मान लें, अगर वो शरद पवार जी बड़े नेता हो गए तो उनसे हट जाते हैं। बड़े नेता, वो नेतागिरी में सच में बड़े नेता, उनकी सोच पॉलिटिक्स को बहुत कुछ सिखाती है और मैं खुद भी बहुत सीखता हूं। पर एक कोई भी नेता है जिसके पास काफी पैसा है, वो अगर सत्ता में नहीं आता है तो वो अपने पैसे का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे देखेगा? आज रिवॉल्यूशंस के जमाने चलेगा। आज मैक्सिम गोर्की मां नहीं लिखता, आज मुंशी प्रेमचंद गोदान गोवन नहीं लिखते। आज हम लोग दूसरे नॉवेल्स पढ़ते हैं, हमारी साहित्य दूसरा है, हमारा आईफोन पर जिंदगी है, और जिनकी नहीं है वो आईफोन पर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमको इस बात को समझना होगा कि हम एक नार्सिसिस्ट सोसाइटी में रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काला पेंट नहीं कर रहा है। हर बच्चे को निकल के यूट्यूब पर अपना चैनल खोलना है और यूट्यूब पर अपना ज्ञान देना है, कोई गलत बात नहीं है, पर उन लोगों को रोकना आता है। ये अच्छी चीज है। टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम लोग कुछ लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा पा रहे हैं। अब आती है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के भविष्य की। सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ है, शिवसेना की विरासत और या शिवसेना का आकलन ठाकरे परिवार के साथ होता है, ठाकरे सरनेम के साथ होता है। फर्स्ट फैमिलीज यहां भी हैं और यूरोप की सिविलाइज सोसाइटीज में भी हैं। आज भी क्लिंटन हैं, आज भी बुश है। तो एकनाथ शिंदे शिवसेना को रिप्रेजेंट करेंगे, ये उतनी हास्यास्पद बात है जितनी बात ये हो जाएगी कि हैरी स्ट्रूमैन अगर प्रेसिडेंट नहीं रहे, या मैं वो बात पब्लिकली नहीं कह सकता हूं, तो मैं रुकता हूं। तो अब दिक्कत की बात ये आती है कि ये क्यों किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना भी है कि बीजेपी बहुत सीरियस नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए। अभी भी मेरा ये मानना है कि बीजेपी ये बताती है कि जब भी कोई नॉवल एक्सपेरिमेंट जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, जहां पर अक्रॉस द प्लेटफॉर्म या अक्रॉस द आइडियोलॉजी जाकर भी हम एक मोर्चा बना सकते हैं, जैसा 1989 में हुआ था कि सारे लोगों ने वीपी सिंह को सपोर्ट किया था। और वीपी सिंह का सपोर्ट ओबीसी लोग भी, ओबीसी नेता जो चुन के आए थे, उनको यह भी नहीं पता था कि वो एक ओबीसी नेता के रूप में चुन के आए। बेसिकली प्लैंक एंटी करप्शन था। आज ये एक एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र की है और इस देश की उपलब्धि है कि महाराष्ट्र में ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था जहां डिफरेंट पोलराइज्ड विचारधाराओं की पार्टियां एक कॉम्बिनेशन या एक मोर्चा बना के रूल कर रही थी। 2.5 साल उन्होंने रूल भी किया। अब बीजेपी जैसी पार्टी को ये कैसे संभव होगा कि इस पार्टी को दिक्कत, देवेंद्र फडणवीस क्या सरकार गिनाएंगे? देवेंद्र फडणवीस सरकार बना नहीं पाए। वो अपने 106 होने के बाद भी वो सेंटर को ये नहीं बता पाए कि वो सरकार कैसे बनाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस हमेशा बड़बोले हैं, बड़बोलापन जानते हैं। शरद पवार की जैसी पॉलिटिक्स का टाइम चला गया। शरद पवार आज भी हैं और अच्छे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उद्धव जी और उनके बीच में और कांग्रेस में काफी अच्छा तालमेल था। अब मुद्दे की बात यह है कि जब वो एकनाथ शिंदे जी अपने सारे लोगों के साथ मुंबई आएंगे और जब वो शिव सैनिक और शिवसेना और जिस व्यवहार में वो रहे हैं आप वो देखेंगे, तब उसका फैसला, इसलिए 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। अभी इस चीज को पकाने में, इस चीज में बीजेपी फिर कुछ चीज नया लेके आएगी और संभवतः प्रेसिडेंट रूल महाराष्ट्र में लगाने की तरफ बन रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एकनाथ शिंदे में बहुत अंतर है। एकनाथ शिंदे ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। इंडियन सोसाइटी कितनी नार्सिस्ट हो जाए, अभी भी उसकी कुछ कमियां बाकी हैं। बीजेपी, सबसे खूबसूरत बात है कि बीजेपी इन सारी बातों को समझती है और बीजेपी इस चीज का बड़े प्यार से लेवरेज करती है। शेखर गुप्ता जी को आके बोलना कि लेवरेज बाय आउट हो गया, वो उनके काम और उनके 20 मिनट के प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा है, पर अगर लोकतंत्र को लेवरेज बाय आउट और कंपनी और कॉर्पोरेट की तरह अगर चलाने लगेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शंस की अपनी मजबूरियां हैं, उसी मजबूरी के चलते महाविकास अघाड़ी ये मोर्चा था और इस मोर्चा की फॉल्ट लाइंस थी। अब उद्धव जी, शरद पवार जी और शायद कांग्रेस के लीडर इस बात को समझते होंगे और अपने आप को बचाओ। आप सोचिए, एनसीपी का होम मिनिस्टर है और उनको यह भी नहीं पता चलता कि 30-32 एमएलए बाहर जा चुके हैं। If you are not able to do your work properly, probably there is something that BJP gains. So even if you try to, अगर अपन इसको सोचना भी चाहें तो बीजेपी अपने काम में बहुत अच्छी है। काम गलत है या सही है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कुछ हद तक, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 के पहले राहुल गांधी ने एक मनमोहन सिंह का डिसीजन पब्लिक के सामने उसको फाड़ दिया था, जस्ट फॉर सम काइंड ऑफ पब्लिक परसेप्शन और थिंग। तो मेरा यही विचार, पर बीजेपी ने इस चीज को बहुत आगे ले जाके लोकतंत्र के नाम पर सबको कंफ्यूज कर दिया है और ये कंफ्यूजन शायद बीजेपी को बैकफायर हो, क्योंकि आप, एक फिर से वही बात आती है कि आप हर व्यक्ति को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। एकनाथ शिंदे की परीक्षा
असेंबली के फ्लोर पे होगी वो मुंबई में है, और इनके पास कुछ कॉम्बिनेशन, अभी मैं आपको और नई बात बता देता हूं कि नंबर्स के साथ भी कुछ मैथ्स हो रहा है कि 106 में 20 और मिला दो तो 126 हो जाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको 126 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके करें और हम किसी तरह सरकार बना लें। अगर ये सारी बातें भी होती है तो वो सरकार काफी अनस्टेबल होगी। इस बीच में विनीता जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कल जो उद्धव जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने सीएम रेसिडेंस वर्षा को छोड़कर वो वापस अपने रेसिडेंस में आए और उन्होंने ये बता दिया कि ही इज अ पॉलिटिशियन ऑफ हिज वर्ड्स, ऑफ हिज आइडियोलॉजी, ऑफ हिज कॉम्बिनेशंस एंड ऑफ हिज प्रोमिसेस। वो किसी भी कीमत पर सीएम बने रहे ऐसा करना नहीं चाहते। एकनाथ जी को अब इस बात का परसेप्शन तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बीजेपी ने प्लान बी किया कि अब जो असली शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे के पास है। इससे हास्यास्पद बात ना, और मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको इस बात को सोचने और सुनने में भी बड़ा तकलीफ लगेगा, पर एक झूठ को अगर मजबूती के साथ 100 बार बोला जाए तो विनीता जी वो कई बार सच की शब्द में बदल जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।